हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें, भारतीय अपवाह तंत्र की बात करें, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी में। दूसरी बात, यह एक ऐसा आधार है जिससे हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि आप देखते हो कि भारत में नदियों का बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल है। ठीक है, और उस जाल के माध्यम से समझना इतना आसान इसलिए रहा है क्योंकि आपके आसपास कोई ना कोई नदी है। तो नदी से एक तरीके से कह सकते हैं कि नदी को आप सामने से देख पाते हो। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जो है इस पर अधिक बनता है। ठीक, तो इसलिए हम यहां पर पढ़ेंगे। जैसे बात आती है इनकी किसकी, अपवाह की। अपवाह, अपवाह क्या है यह सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, तो अपवाह को हम यहां समझेंगे क्या है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि निश्चित वहिकाओं, हम बात करें यहां तो निश्चित निश्चित वहिकाओं। ठीक है, निश्चित वहिकाओं के माध्यम माध्यम से, निश्चित वहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह, जल का प्रवाह, इसी को हम कहते हैं अपवाह। ठीक, अपवाह का मतलब ही हो जाएगा कि निश्चित वहिकाओं के माध्यम से, वहिका मतलब वेसल्स। ठीक है, तो वहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह, बिल्कुल ध्यान रखोगे, निश्चित वहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह। अब बात आती है कि अपवाह तंत्र, बात करें तो अपवाह तंत्र की बात करते हैं। तो अपवाह तंत्र क्या है, इसको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, तो बात यहां पर आती है कि वहिकाओं, ठीक है, वहिकाओं के जाल, वहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ये बात क्लियर हुई, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ, अपवाह समझा आपने, अपवाह तंत्र जाना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट्स आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो यहां ड्रेनेज सिस्टम को पहले हमें समझना होगा। अब इसके बाद में आती है बात एक और, जैसे हम बात करें यहां पे तो नदी श्रेणी की बात आती है। ठीक है, श्रेणी, ये जो बात है नदी श्रेणी की, नदी द्रोणी जिसे बोला गया है, तो बड़ी नदी के जल संग्रहण क्षेत्र को बोला गया है। ठीक है, बड़ी नदी के जल संग्रहण क्षेत्र, क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, नदी द्रोणी। तो ये बात आपको समझ में आई। अब बात आती है कि भारतीय अपवाह को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। तो मैं आपको क्लियर करते चलूं, भारतीय अपवाह तंत्र जो है, ठीक है, भारतीय अपवाह तंत्र हम बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इन दो भागों में इसको बांटा गया है। ठीक, अब हम यहां पे सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो हिमालयी अपवाह तंत्र है, जिसको हम यहां पे समझेंगे। ठीक है, तो हिमालयी अपवाह तंत्र की हम यहां बात करेंगे। ठीक, हिमालयी अपवाह तंत्र, इनकी हम बात करें तो किसे कहा जाता है हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी कि हिमालय से जो नदियां बहती हैं, यानी हिमालय से, वह नदी जो हिमालय से आती हैं,
ठीक है, वह नदी जो हिमालय से निकलती है। पॉइंट्स देखते चलेंगे बेटा, वह नदी जो हिमालय से निकलती है। इसके साथ साथ हम और भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 लिया गया है। यहां पे एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दूसरा है, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र और तीसरा हो जाएगा गंगा नदी तंत्र। यानी हिमालयी अपवाह तंत्र में ये 3 प्रमुख तंत्र जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन तीनों तंत्रों को हमें पढ़ना होगा। मतलब कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, इनके साथ ढेर सारी नदियां हैं, ठीक है। तो उन सभी नदियों को हम यहां पे पढ़ेंगे। और हिमालयी अपवाह तंत्र इसीलिए कहा जाता है कि वह नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बिल्कुल से क्लियर करके रखोगे। इसके साथ साथ मैं कुछ इनकी विशेषताओं पर बात करूं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो विशेषता की बात की जाए, विशेषता, तो सबसे पहली बात विशेषता है अपवाह तंत्र का कि पहला पॉइंट होगा कि ये नदियां कैसी हैं, सतत वाहिनी हैं। सतत वाहिनी मानी कि इन नदियां का जल प्रवाह हमेशा रहता है। और दूसरी बात है कि ये नदियां कैसी हैं, युवा हैं, ठीक है। ये नदियां क्या हैं, युवा हैं, ठीक है। और साथ साथ में, ठीक है, अपर्दन जो है इनका लगातार होता रहता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं हिमालय उत्थान के क्रम में हम बात करें, हिमालय उत्थान के क्रम में, ठीक है, अपर्दन निरंतर होता है। ये सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इन सबको पॉइंट्स करते हुए चलेंगे, देखते चलेंगे, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ में हम और भी बात करें तो बिल्कुल महाखड्डे का निर्माण भी करती हैं। महाखड्डों जिसे हम कहते हैं गार्ज, ये भी ध्यान रखोगे, गार्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। एक बात यहां पर ध्यान रखोगे, इसमें यहां लिखा सतत वाहिनी, इसी को सदा नीरा भी बोला गया है। इसमें निरंतर जल का प्रवाह बना रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ में ये मिट्टी क्या करती हैं, ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती हैं, ठीक है। यानी कि जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है उपजाऊ, उसको ये लाती हैं, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ, ठीक है, मात्रा में। हाँ, तो यहां पर देखते चलेंगे कि पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी के बारे में पहले बता चुका हूं आपको, मेरी क्लास हो चुकी है इसकी। जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करती हैं, यानी कि अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं
लुढ़का करके, जल के साथ लुढ़क करके आने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और नदियां इन मिट्टी को लुढ़का करके लाती हैं और मैदानी भागों में फैलाती हैं। तो जहां मैदानी भाग में ये फैलती हैं जब, तो वहां पर क्या हो जाता है कि ये मिट्टी जो है वहीं पर रुक जाती हैं और इन पर खेती बड़े अच्छे से की जाती है। यानी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों का ये निक्षेपण करती हैं, लाती हैं बहा करके। तो ये सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट यहां पे कवर करके रखना होगा। इसके साथ साथ इनमें एक और क्वालिटी आती है कि ये प्रायः अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं, मार्ग परिवर्तित करती हैं। ये बात भी ध्यान रखोगे, अपना मार्ग ये परिवर्तित करती रहती हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल से क्लियर करके रखोगे। चलो, यहां तक की बातें क्लियर हुई बच्चों। अपवाह तंत्र आपने समझा कि निश्चित वहिकाओं में जल का बहना अपवाह कहलाता और इन वहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके बाद में हमने बताया अपवाह तंत्र दो भागों में बटा हुआ, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है और एक हिमालयी अपवाह तंत्र है। हमने प्रायद्वीप अपवाह तंत्र को लेफ्ट करते हुए हिमालयी अपवाह तंत्र को उठाया, जिसमें हमने क्या जाना कि वह नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वह हिमालयी अपवाह तंत्र का भाग हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये तीन नदियां हो गई। फिर इसके साथ बात करें तो हिमालयी नदियों की विशेषता रही है कि ये नदियां सततवाहिनी यानी सदानीरा हैं, ये नदियां युवा हैं और हिमालय के उत्थान के क्रम में ये अपर्दन कर रही हैं, निरंतर अपर्दन करती जा रही हैं, ठीक है। महाखड्डों यानी गार्ज का निर्माण करती हैं ये सब नदियां, पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण भी करती हैं। इसके साथ साथ ये प्रायः अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में बात किए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उठाएंगे हम क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो अगली बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप सभी लोगों को अच्छे से इसको देखना चाहिए, कवर करना चाहिए। चलो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम यहां देखेंगे। मैं भारत के नक्शे पर पूरी तरीके से इसको बनाए देता हूं, आप सब लोग अच्छे से देखते हुए चलेंगे। चलो, सभी लोग देखते चलिए और करते चलिए। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे एक मैप बनाता हूं। ठीक है, बात चल रही है भारत के नक्शे की।
भारत के कुछ हिस्से को मैंने बनाया है। यहाँ पर आप हमारे साथ देखते चलेंगे, अभी पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल से। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर हम यहाँ पे ये कुछ हिमालय को बनाया दे रहा हूँ। ये कैलाश पर्वत है, और यहाँ पे झील का निर्माण हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां से ही फूट करके ये बहती हैं, और यहाँ पे ये घूम करके और महाखड्डे का निर्माण करते हुए ये प्रवेश करती हैं। यह वो स्थान है जहां से ये चौड़ी हो जाती हैं। देख पा रहे हो आप सब लोग, बस फटाफट 2 मिनट लगेगा बनने में, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो ये तिब्बत की राजधानी लहासा स्थित है, और यहाँ पे इसको नाम दिया गया है शांगपो, शांगपो नदी। ठीक है, इसकी बात करें तो ये है आपका कैलाश पर्वत। इसकी बात करें तो ये मानसरोवर झील है। ठीक, और यहां पर इसकी बात करें तो ये ग्लेशियर्स हैं, इसको बोलते हैं चेमायांगडुंग ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, तो ये चेमायांगडुंग ग्लेशियर है, जहां से ब्रह्मपुत्रा जी का उद्गम होता है। ठीक है, आप सब लोग इसको देखते चलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ से चेमायांगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील का निर्माण हुआ, यहाँ से सांगपो नदी का निकलना हुआ, और इन पर ही तिब्बत की राजधानी लहासा स्थित है। ये यू टर्न लेती हैं। यहाँ पे हम बात करें तो एक पर्वत है, ध्यान से समझते चलेंगे, ये पूरा पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत की हम बात करें तो इस पर्वत का नाम है नामचा वरवा। नामचा वरवा ये पर्वत हो जाएगा।
और इसी पर्वत को ये ऐसे काटते हुए ही भारत में एंट्री ली है। ठीक है, इस पर्वत को काटते हुए भारत में ये एंट्री ली। और भारत की बात करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसकी बात करते हैं। और इस पर्वत का बात करें तो इस पर्वत का नाम है नामचा, नामचा वरवा। इस पर्वत का नाम है जिसको काट करके इन्होंने कैनियन बनाया है, गड्ढा बनाया है, महाखड्डे का इन्होंने निर्माण किया है। और इसको बोलते हैं गार्ज। ठीक है, गार्ज, इसको हम बोलते हैं कैनियन। ठीक है, कैनियन। तो महाखड्डे का इन्होंने निर्माण किया है। ठीक है, और जब ये यहां पर पहुंचती हैं तो इनको बोला जाता है, हाँ, इसके साथ साथ इस गार्ज की बात करें तो ये महाखड्डा जो कैनियन है इसको बोलते हैं दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज, ध्यान से समझते चलेंगे, दिहांग गार्ज हो जाएगा, दिहांग गार्ज हो जाएगा। और इस नदी के नामकरण की बात करें तो इसको बोला जाएगा दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोला गया है। बॉर्डर की हम बात करें, इसकी बात करें तो बिल्कुल से ध्यान से समझते चलेंगे कि कुछ इस प्रकार से ये बनाती हैं बॉर्डर। ठीक है, ऐसे करके और कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर इस प्रकार से ये बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड, ये है मणिपुर, ये हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक, ये सारे नाम हो जाएंगे और ये आपका असम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकल रही होती हैं। यहाँ पे कुछ नदियां मिलती हैं आकर के इनसे। मैं इस नदियों के बारे में बात करूं तो नदी कुछ आती हैं यहाँ से मिलने, दो नदियां मिलती हैं। ठीक है, इस नदी की हम बात करें यहाँ पे बच्चों, ध्यान से आप सभी लोग समझते चलेंगे। इसको बोला गया है दिबांग नदी और दूसरे वाले का जो नाम दिया गया है वो है लोहित नदी। लोहित, तो दिबांग और लोहित नदियां जो हैं वो आकर के यहाँ पे मिलती हैं और इस स्थान को बोलते हैं, ठीक है, पासीघाट। पासीघाट नामक स्थान है, सदिया, सदिया जिला। ठीक है, सदिया पासीघाट से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में बच्चों हम यहाँ पर बात करें आपसे तो ये फिर निकल आती हैं यहाँ पे, कहाँ पे, बाहर। ठीक है, ये उतरती हैं नीचे। ठीक, इनका जो ये स्थान है जहां से निकलती हैं इसको धुबरी बोलते हैं। धुबरी स्थान, परफेक्ट नाम है गोलपारा। गोलपारा धुबरी, धुबरी जिला है गोलपारा, जो कि सदिया से धुबरी नेशनल वाटरवे 2 है। अभी हम सारे पॉइंट्स यहाँ कवर कर देंगे, ध्यान समझ लीजिएगा। और इसको जो बोला जाता है ये माजुली है, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो इसी के मध्य स्थित है।
तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो हैं आप कवर करते चलेंगे बच्चों, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। इसके बाद में हम और आगे चलते हैं, सभी पॉइंट्स को हम यहाँ कवर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाते हुए आप देखते चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल से बच्चों। ठीक, इसके बाद में कुछ एक और नदी आती है यहाँ से मिलने, ठीक है, यहाँ से ऐसे आती हैं, इनको जो नाम दिया गया है, इनका नाम है धनश्री, धनश्री, ठीक है। तो ये सब नदियां हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे, तो ऊपर से कई नदियां आती हैं, मानस है, संकोश हैं, ये सभी नदियां आती हैं, जैसे संकोश, मानस और सुबनसिरी, ये सब ऊपर से ऐसे ऊपर से आती हैं। संकोश, मानस, सुबनसिरी, ये सभी नदियां हैं जो ऊपर से मिलने आती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें ध्यान में आपको रखोगे, ठीक। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करें आपसे, और तो यहाँ पे जेमू ग्लेशियर पड़ता है, जिससे एक तालाब बनता, झील, वहां से एक नदी निकलती हैं और आती हैं मिलने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम बात करें तो जेमू ग्लेशियर है, चिलामू झील है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ग्लेशियर का नाम है जेमू, जेमू ग्लेशियर, झील का नाम है चेलामू, जो भारत की सबसे ऊंची झील है, और इससे जो नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता, तिस्ता नदी, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हो जाएंगी तिस्ता जी, और दोनों मिलती हैं, मिल करके और आगे बढ़ती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। माजुली आपने देखा, माजुली द्वीप को, ठीक है, तो इसको क्लियर करते चलेंगे। मैं यहाँ पर बताते चलूँ आपको कि जो पहाड़ी हैं, इन सभी पहाड़ियों से ही निकली हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मिसमी पहाड़ी है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। ये, ठीक है, जयालछू पहाड़ी है, और नीचे की हम बात करें तो ये लैसांग चोटी है, जहां से ये नदियां उद्गमित हुई हैं, बिल्कुल ध्यान रखोगे। मिसमी, ठीक है, जयालछू और लैसांग। अब इनके नाम यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। ये मिसमी है, मिसमी पहाड़ी, और ये जयालछू पहाड़ी, और ये जो है वो लैसांग है, लैसांग चोटी, ठीक है। तो जगह छोटा हो गया है, बस आप देखते चलेंगे, जूम कर लीजिएगा फ्रेश करके, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। इसके बाद में हम बात करेंगे एक और, तो यहाँ पे नागा पहाड़ी है, ठीक है, नागा पहाड़ी है, यहाँ पे मणिपुर पहाड़ी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जगह बना के सही करेंगे। यहाँ से एक नदी निकलती है, जो यहाँ होते हुए और इस प्रकार से निकल के बाहर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चोटी है, ये मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, और इस स्थान को हम कहते हैं मणिपुर, ठीक है, जहाँ से नदी निकलती है, ठीक। तो कुछ यहाँ पर पहुँचते ही ये बाहर निकलते हुए जब असम के रीजन से बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ चौड़ी हो जाती हैं और ये यहाँ चली जाती हैं। ध्यान से सभी लोग पढ़ते चलेंगे बेटा, ऐसा डायग्राम मिलेगा नहीं जल्दी सब जगह, मैं चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। ये इस पहाड़ी को बोलते हैं नागा पहाड़ी, और इन पहाड़ियों को बोलते हैं, इन पहाड़ियों को, ठीक है, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक है, मणिपुर की पहाड़ियाँ।
तो ये सभी पहाड़ियों से निकलती हैं, जिसका नाम है बराक नदी। बराक नदी, बराक नदी का उद्गम होता है जो नीचे आती हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ जेमू ग्लेशियर से चेलामू झील बनाते हुए तिस्ता जी निकली। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर करते चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर तो इन्हें दिहांग बोला गया है, लेकिन यहाँ पर इनका नाम ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, और जब ये नीचे आ जाती हैं तब इनको जमुना कहा गया है, यानी बांग्लादेश में आ गई हैं। ये बांग्लादेश का रीजन है, जमुना नदी। और इनको बोला जाता है मेघना, मेघना नदी, जब ये बांग्लादेश में आती हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश, क्लियर। अब इसके बाद में यहां भारत से एक नदी आ रही होती है, भारत से जो आ रही होती हैं, ये वो महान नदी, भारत की जो सबसे पवित्र नदी गंगा। ठीक है, गंगा आ रही होती हैं। तो यहां पर हम देखेंगे क्या, ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से गंगा जी आ रही हैं। ठीक बच्चों, अब यहां पर क्या हुआ, गंगा और जमुना का मिलना हुआ। ये इनको भारत में गंगा कहा गया है, गंगा नदी। लेकिन जब ये बांग्लादेश में आती हैं तब इनको बोला गया है पद्मा नदी। ठीक है, पद्मा नदी। तो पद्मा नदी के साथ ये आ रही है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बना ली है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। ठीक है, इनसे आकर के मेघना मिलती है। ठीक है, ये मेघना का मिलना हो गया। यहां पर ब्रह्मपुत्रा का मिलना हुआ और इनको संयुक्त धारा बोला गया है। धारा। इसके बाद में हम यहां बात करें आपसे, तो इनका जो गिरना हुआ है, ठीक है, अरब सागर की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरना हुआ है मेघना के नाम से। मेघना नदी के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई हैं। यहां से वितरिका के तौर पे ये सारी नदियां जो हैं निकली हैं। ठीक है, और ये वितरिका के तौर पे निकली हैं। ठीक है, और नीचे हम यहां कह सकते हैं कि ये सागर है, ये सब सागर है। ठीक है, ये है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये हो गया सुंदरवन डेल्टा। ठीक, तो ये सुंदरवन डेल्टा हो गया नीचे का, और ये बंगाल की खाड़ी हो गया। और इनका जो जल का गिरना होता है, ध्यान से समझ लीजिए, ये जो गिरती हैं, ठीक है, ये समुद्र में आ रही हैं मेघना के नाम से। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपने क्लियर किया है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्लास है ये।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, देख पा रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ब्रह्मपुत्र नदी जो तंत्र है वो आपने यहाँ पे समझा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, बिल्कुल क्लियर हुआ। देखिए अब यहाँ पर पूरा मैं क्लियर करते चलूं तो कैलाश पर्वत, चिमायांगडोंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील जहां से फूट करके निकली हुई ब्रह्मपुत्रा सांगपो नदी कहलाई, जो कि लहासा जो तिब्बत की राजधानी है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे लहासा की बात चल रही है, ये तिब्बत की राजधानी है, तिब्बत की राजधानी। ठीक है, लहासा जो तिब्बत की राजधानी है, होते हुए निकल के गई नामचा वरवा पर्वत, जिसको काटते हुए नामचा वरवा पर्वत के साथ गार्ज बनाते हुए, दिहांग गार्ज बनाते हुए नीचे आई। और जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में इनका प्रवेश हुआ तो अरुणाचल प्रदेश में ये कहलाई दिहांग नदी, दिहांग नदी के नाम से ये जानी गई। बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इनको दिहांग नदी कहा गया। फिर जब ये नीचे उतरी, जब असम रीजन में प्रवेश की, यहां से उस स्थान को पासीघाट बोलते हैं, जो कि सदिया जिले में आता है असम में। वहां पर दो नदियां मिलने आई इनसे, एक का नाम था दिवांग नदी और दूसरे का नाम था लोहित नदी। तो दिवांग और लोहित ये दो नदियां मिली। दिवांग नदी जो मिसमी की पहाड़ी से निकलते हुए गई, सदिया पासीघाट के पास में अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर मिलना हुआ। वहीं पर लोहित भी जालछू की पहाड़ी से निकल करके कुछ यहां पे जाना हुआ, और ये भी जा करके वहीं पर थोड़ी दूर पे इनका मिलना हुआ। ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे। धनश्री नामक एक नदी जो कि यहां नीचे से निकल के जा रही है, लैसांग चोटी से, धनश्री नदी जिनका मिलना हुआ, ठीक है, ब्रह्मपुत्र से असम में। तो इस प्रकार से इतनी चौड़ी हो गई ये, ठीक है, कि माजुली द्वीप का इन्होंने निर्माण कर दिया। क्या हुआ, बहुत चौड़ी हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जल लेकर के ये पहुंची वहां पे, तो ढेर सारा जल लेकर जाने की वजह से ये पूरा चौड़ी हो गई, और बहुत मलबा लेकर आई थी, इसलिए ये चौड़ी हुई, और कई बीच में कई टापुओं का निर्माण किया। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखोगे कि रैंप घाटी, इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, रैंप घाटी। ठीक है, रैंप घाटी एक वर्ड आया, रैंप घाटी। तो यहां पर यह आप ध्यान में रखना हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटी में प्रवाहित होती हैं। और कैसे होती हैं, तो गुम्फित, ठीक है, गुम्फित जलमार्ग बनाती हैं ये, गुम्फित जलमार्ग, ठीक है, गुम्फित जलमार्ग बनाते हुए रैंप घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखोगे, जिससे यहां पर कई टापुओं का निर्माण हुआ है, और ये माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप ये जो कि भारत ही नहीं विश्व लेवल पर नदी का सबसे बड़ा द्वीप है ये, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, और यदि हम बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर ये चौड़ी है, 10 किलोमीटर चौड़ी है ब्रह्मपुत्रा। और माजुली द्वीप जो है वह एक जिला घोषित हो गया है। जब इसके सीएम थे असम के सर्बानंद सोनोवाल, उस समय इन्होंने माजुली द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया था, जहां पर धान की खेती अच्छे से होती है, और यह नदी के अंदर स्थित एक जिला है, ध्यान रखोगे, असम का। तो रैंप घाटी में प्रवाहित होती हैं, गुम्फित जलमार्ग बनाती हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर चौड़ी हैं, माजुली द्वीप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ यहां पर एक और बात बताता हूं, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2 जो यहीं पर है, और जो कि कहां है, असम में। कहां से कहां तक, तो सदिया, सदिया ध्यान रखोगे, सदिया नामक एक स्थान, ये जिला है, सदिया जिला से धुबरी जिला तक, सदिया जिला से धुबरी जिला तक। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी तक का हो जाता है, ध्यान रखोगे, नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी तक का। ठीक, गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करना, 10 किलोमीटर चौड़ी होकर बहना, रैंप घाटी में बहना,
ये सारी चीजें इनके हैं। उसके बाद जब धुबरी है, धुबरी में गोलपारा नामक स्थान से ये प्रवेश कर जाती हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती हैं तो इनका नाम बदल के हो जाता है जमुना, इनका नाम हो जाता है जमुना नदी। ठीक है, और यही बांग्लादेश में भारत के सिक्किम राज्य से जेमू ग्लेशियर जो कि चलामू झील का निर्माण होता है, वहां से एक नदी निकलती है जिनका नाम है, ठीक है ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक यहां पे ठीक है, जिसका यहां पे नाम हो जाएगा तिस्ता, तिस्ता नदी। ठीक, ये तिस्ता नदी जो है ये यहां पे आती हैं, कहां, इनसे मिलने बांग्लादेश में तिस्ता जी जमुना से मिलती हैं, और यहां पर इसके बाद में फिर गंगा जो कि भारत से आ रही होती हैं। ठीक है, और ये गंगा जो है वो आती हैं जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तब इनको पद्मा बोला गया है, और पद्मा और जमुना दोनों मिलकर के गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा का निर्माण करती हैं, और नीचे कुछ यहीं से फूट फूट कर बहती हैं, जहां से इनका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनकी जो संयुक्त धारा है, यहां नागालैंड की नागा पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम बराक नदी है, जो मणिपुर की पहाड़ियों से होते हुए उनके जल को लेते हुए असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, और बराक नदी जिनको कहा गया है भारत के क्षेत्र में, और जब ये पहुंचती हैं बांग्लादेश में तब इनको मेघना कहा जाता है, और मेघना के नाम से गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से मिलती हैं, और तब इनकी धारा जो है वो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती हैं। ध्यान रखोगे, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। ठीक, एक एक बिंदु जो है यहाँ पे आप कवर करते हुए चलोगे। इसके साथ साथ मैं और भी बात करूं आपसे तो बताते चलता हूं। ठीक है, यहां पर नाम की बात आती है, कहां पर कौन कौन सा नाम लिया गया तो ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि हम बात करें तिब्बत, ठीक है, पॉइंट्स को क्लियर रखेंगे। तिब्बत, तो तिब्बत में क्या बताया गया, सांगपो, तिब्बत में इनको शांगपो कहा गया। बात करें चीन, चीन की हम बात करें तो यहां पर यारलुंग जंगबो बोला जाता है, यारलुंग जंगबो। ठीक है, यारलुंग जंगबो इनको बोला गया चीन में। अब बात आती है भारत, तो भारत में हम बात करें तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश है, भारत में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में इनको क्या बोला गया है, तो दिहांग नदी, दिहांग नदी, दिहांग नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। दूसरी बात, भारत में असम, असम में इनको बोला गया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान समझ लीजिएगा, असम में इनको ब्रह्मपुत्र नदी कहा गया है। ठीक, अब असम के बाद में ये पहुंचती कहां पर है, तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश, बांग्लादेश में इनको कहा गया जमुना, यानी ब्रह्मपुत्र के कई नाम हैं। तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग जंगबो, भारत में इनके दो नाम हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इनको जमुना कहा जाता है। तो इन सभी नामों के साथ ये जानी जाती हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इनको क्लियर करके रखोगे। ठीक है, इसके साथ साथ में एक और बात आती है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है बच्चों, मैं बताते चलता हूं आपको। ठीक, यहां पर बात आती है कि असम क्षेत्र में, असम क्षेत्र की हम बात करें तो यहां पर ध्यान समझ लीजिएगा, असम में, ठीक है, असम में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बोडो, बोडो जनजाति, बोडो जनजाति। असम में बोडो जनजाति निवास करती है, और बोडो जनजाति असम में ब्रह्मपुत्र को एक और नाम देती है, कुल्लुम, कुल्लुम बुथुर, कुल्लुम बुथुर। ठीक, और कुल्लुम बुथुर जो है वो बोडो जनजाति कहती है, और कुल्लुम बुथुर जो है उसका मतलब होता है कि कलकल की आवाज के साथ बहना।
ठीक है, कलकल की आवाज के साथ बहना, कलकल की आवाज के साथ बहना। तो असम की बोडो जनजाति कुल्लुम्बुथुर कहती है नदी को, यानी कि ब्रह्मपुत्रा को कहती है कुल्लुम्बुथुर, ये कुल्लुम्बुथुर है। और कुल्लुम्बुथुर का अर्थ होता है कलकल की आवाज के साथ बहना। ठीक, अब बात आती है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है वह भारत के असम रीजन की, हम कोलकाता रीजन की बात करें तो ये भी आपका हिस्सा आ जाता है, हुगली नदी वाला, तो यहां पर भी है। और बाकी यहां पर बांग्लादेश का ये पूरा रीजन जो है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो नाम इसका सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा, तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, सबसे ज्यादा मात्रा में सुंदरी वृक्ष यानी मैग्रो वन का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि यहां से बहुत सारी धाराएं निकल करके डेल्टा का निर्माण करते हुए, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नीचे। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूरी बात यहां पे क्लियर हुई बच्चों। ध्यान से सभी पॉइंट्स को क्लियर रखोगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक पॉइंट यहां पे क्लियर रखना होगा आपको। ठीक है, चलो सब लोग पूरी तरीके से कर लीजिए और इसको क्लियर रखिए। ठीक है, लंबाई की बात करें तो लंबाई ध्यान समझ लीजिएगा, लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, ध्यान रखोगे ब्रह्मपुत्रा की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, पॉइंट को कवर करके रखोगे। ये सारे पॉइंट आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने यहां पे बच्चों क्या देखा, पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम में ब्रह्मपुत्र का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मैंने आपको समझाया। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, तो आप इसको बढ़िया से तैयार करके रखोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सब लोग, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे से बना सकते हो और इसका पूरा मैप अच्छे से तैयार कर सकते हो, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको मन लगा के मेहनत करते हुए तैयार करते चलिए। इसी प्रकार से ऐसे ही डायग्राम बेस मैं पूरा आपको सिंधु नदी तंत्र बताऊंगा, ऐसे ही गंगा नदी तंत्र बताऊंगा, ऐसे कृष्णा नदी तंत्र बताऊंगा, ऐसे ही गोदावरी, कावेरी और बहुत सारी भारत की जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों को मैं इसी प्रकार से आपको समझाऊंगा, अच्छे से आपकी तैयारी बच्चों कराऊंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल से, जैसे कि हमने ये सारी बातें कंप्लीट की, पूरा वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, आपको ड्रेनेज सिस्टम बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और ड्रेनेज सिस्टम में मैंने हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें से पहला टॉपिक आज आपका ब्रह्मपुत्र कंप्लीट किया है। लगातार हमारी ऐसे और क्लासेज आएंगी जो पूरे ड्रेनेज सिस्टम पर ही होंगी। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सिंधु नदी तंत्र समझाएंगे। ठीक है, ये पूरी बात अच्छे से आप क्लियर रखोगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। आप सब लोग बढ़िया से अपनी तैयारी करें। हम इधर आपकी क्लास ज्योग्राफी की पूरी कंटिन्यू चलाएंगे और आप सब लोग अच्छे से क्लियर करते चलें। ठीक है, देखिए ये पूरा टॉपिक आपके लिए जीएस, कहीं भी आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे हम एलटी ग्रेड, जीआईसी और बीओ वाले बच्चों को कवर अप कर रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे से ध्यान समझ लीजिएगा। जीएस सभी जगह आता है, तो आप बढ़िया बाकायदा अच्छे से डेप्थ पढ़ लीजिए। ठीक है, तैयारी आप अच्छे से करोगे तो आपको बढ़िया फायदा मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, शुभ रात्रि। आप अच्छे से पढ़ते रहें।